हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, एस ब्लॉक के बारे में। इसके कितने ग्रुप थे, 2। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब सेकेंड ग्रुप के क्या थे एलिमेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। सेम ऐसे ही इसका भी देख लो, 4, 12, 20, 38 और 56 और 58। ये रहे हमारे एलिमेंट। हमने इसको कैसे जाना कि इनका कैसे हमें निकालना है, एक मैजिक नंबर था। इस मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने निकाला। ठीक है, हम तो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल कौन सा पढ़ लिया हमें पता नहीं है, हमने इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। तो चलो पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने बनाया इसको। हम बात करते हैं 1863 की। एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ ने ही पीरियोडिक टेबल की जो है तो हम बात करते हैं 1863 में मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को लाया, जिस टाइम 63 एलिमेंट को इन्होंने डिस्कवर किया था। डिस्कवर करके उसको 7 पीरियड और 8 कॉलम में क्या किया था, इसको क्लासिफाइड किया था। और अरेंज कैसे किया था, अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीफ के पहले एक हमारे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डोबे राइनर। इन्होंने एक रूल दिया था, इन्होंने बोला था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग नंबर पे इंक्रीजिंग नंबर जो होता है उस पे अगर हम अरेंज करते हैं तो जो पहला होता है, इसलिए इनको डोबे राइनर का ट्रायड लॉ कहते हैं। रूल इनका ट्रायड रूल था। ट्रायड्स अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए ट्रायड रूल किसने दिया था तो आप तुरंत इनका नाम लीजिएगा, डोबे राइनर। इन्होंने बोला था जो पहला हमारा एटॉमिक मास है हमारा जो पहले एटम का एटॉमिक मास है और लास्ट वाले एटम का एलिमेंट का एटॉमिक मास है, इन दोनों के मास के एवरेज के इक्वल इसका मास होगा। चलो हम देख लेते हैं
लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, पोटेशियम का 39, इसको हम अब देख लेते हैं कितना 46 डिवाइड बाई 23 यार। कुछ हद तक इनकी चीजें मानी गई, लेकिन इसके बाद जैसे ही आगे अरेंज किया गया वैसे ही चीजें सिमिलरिटी गायब हो गई, तो इनका ये ट्रायड रूप क्या हो गया, फेल्ड हो गया। इनका ये ट्रायड रूप फेल्ड हो गया। फिर इसके बाद आए एक जाने माने साइंटिस्ट थे जिसका नाम था न्यूलैंड। उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया। न्यूलैंड ने एक रूल्स दिया कि इसको अरेंज किस पे किया, एटॉमिक मास पे ही। और कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तो कुछ समय इनका भी देख लिया गया। जैसे इन्होंने बोला कि एक ध्वनि है जिसको आप लोग सुने होंगे, सारे गामा पा। सारे गामा पा की ध्वनि जो होती है एक दूसरे को रिपीट करती है, सा रे गा मा पा धा नी। और फिर से इसकी प्रॉपर्टी इस पे लागू होगी। कुछ समय बाद इनका भी रूल्स क्या हो गया, फेल्ड हो गया। इनका भी रूल्स फेल्ड हो गया। अब इसको नोट कर लो, आगे हम फिर बताते हैं। न्यूलैंड के बाद आते हैं एक हमारे जाने माने साइंटिस्ट थे, लोथर मेयर। इन्होंने भी कैसे रखा, इंक्रीजिंग ऑफ मतलब बढ़ते हुए क्या मास में, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास साथ में क्या रखा, मास के साथ साथ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम। चलो देखते हैं। इन्होंने क्या लिखा, वॉल्यूम एटॉमिक, ठीक है। और यहां मास, एटॉमिक मास। इन्होंने क्या हुआ है, पीक पॉइंट पे कौन सा मेटल रखा, ये जो आपका कर्व का पीक पॉइंट है, इसके पीक मतलब जो टॉप पॉइंट होता है,
ठीक है, इसके पीक पॉइंट पे अल्कली मेटल रखें, और इसके असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम पे और घटते हुए क्रम पे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पे इन्होंने अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये क्या है पीक पॉइंट पे, और डिसेंडिंग में मतलब घटते हुए कर्व में कौन सा रखा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर इसे हम बताते हैं। आपने नोट कर लिया। अब बात करते हैं इसके असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब जो होता है बढ़ते वाले क्रम में, बढ़ते वाले क्रम में जो हमारे फ्लोरीन फैमिली नहीं होते, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमोन, इन सब को क्या असेंडिंग ऑर्डर पे रखा हुआ है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यही नोट करना। और जो इसके डीप पीक पॉइंट है, जो निचले वाले हिस्से हैं, यहाँ पे इन्होंने डी ब्लॉक को एलिमेंट है, पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखो। असेंडिंग ऑर्डर क्या रखा है इन्होंने, फ्लोरीन फैमिली, और इन्होंने डी जो निचला वाला पीक पॉइंट है, डी पीक पॉइंट, यहां पे इन्होंने डी ब्लॉक के एलिमेंट रखे हुए हैं। डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आप उठा के इस पे रख सकते हो। तो ये ना हमारे लोथर मेयर का ग्राफ। इसके बाद हमारे कौन से साइंटिस्ट आए, मेंडलीव, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही चीज किया, एटॉमिक मास पे ही इंक्रीज किया भाई, उसको अरेंज किया। लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है इस चीज में, जब इन्होंने एटॉमिक मास में इंक्रीज किया, साथ में एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक नंबर, जब इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया, उस समय हमारे पास 63 एलिमेंट थे, जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल में इसको क्लासिफाइड किया था। कितने थे, 63। और नोबेल गैस को छोड़ के, उस समय नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबेल गैस डज नॉट डिस्कवर दैट 8 टाइम। उन्होंने क्या किया, उस समय जब इन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज किया था, उस समय नोबेल गैस का कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जब इसको अरेंज किया तो उसमें 7 पीरियड और 8 ग्रुप में इसको क्या किया, अरेंज किया। जब इन्होंने अरेंज किया, उसके बाद इन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ा पीरियोडिक टेबल में, और इन्होंने बोला कि जब इस एल्युमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से, और सिलिकॉन के नीचे की जो एलिमेंट आएगी या आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से डिक्टो मैच होनी चाहिए। और आश्चर्य की बात है, भविष्य में ऐसा हुआ भी। जिसकी बात कर रहे गैलेनियम और जर्मेनियम, एल्युमिनियम के नीचे गैलेनियम और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम,
बाद में ये फ्यूचर में डिस्कवर हुए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सेम इनसे मैच होती है। आपको जानकर ये थोड़ा सा आश्चर्य होगा, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट 28 टू 28 टू 38 डिग्री सेल्सियस पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो। जो आपके जादूगर वगैरह नहीं होते, कभी कभी आप देखोगे तो जादूगर एक चम्मच लेता है, उसको बीच में रब करता है, और रब करते करते एक ऐसा पॉइंट होता है, चम्मच क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो चम्मच के बीच में एक इस तरह का चम्मच होता है, ठीक है, और वो इससे पहले चम्मच की इस वाले पार्ट में गैलेनियम को मेल्ट करके इसको चिपका देते हैं, और इसको बाद में फ्रीज में रख देते हैं फ्रीजिंग के लिए, जैसे जम जाए, फ्रीजिंग के लिए रख देते हैं। फिर इसके बाद जब इनको अपना दिखाना होता है, तभी आपको चम्मच को लाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, आप देखेंगे। उसके बाद इसको बीच में पकड़ के ये रब करते हैं, और रब करते हैं मतलब इसको टेम्परेचर देते हैं, कितना, 37 डिग्री, और ये कितने में पिघल जाता है, 28 से 35 या 37 डिग्री बोल सकते हो आप। जब इसमें भी मेल्ट हो जाता है, ये बॉन्ड हो जाता है। लोग बोलते हो क्या जादूगर यार आश्चर्यचकित किया, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, सब कमाल किसका है, केमिस्ट्री का, ठीक है। आप इस चीज को नोट कर लो। चलो आपने नोट कर लिया। अब जब इन्होंने इसका स्पेस छोड़ा था, इसकी स्पेस छोड़ने से पहले, ये जब गैलेनियम और जर्मेनियम नहीं आए थे, तो इनका नाम इन्होंने क्या रखा था, इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। और जब सिलिकॉन के नीचे ये स्पेस छोड़ा गया था, तो इसका नाम रखा गया था इक्का मतलब होता है सेम, इक्का सिलिकॉन। मेंडलिन ने ऐसा किया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हमारे जो एलिमेंट हुए डिस्कवर होते गए। हाँ, आपको इससे पहले हम बताए होंगे, हमारे पास 94 जो एलिमेंट है, क्या है वो, नेचुरल है, हाँ। और 119 से या 118 से 94 घटा दो तो 24 आएगा। 24 जो एलिमेंट है हमारे, वो क्या है, आर्टिफिशियल, जिसको बोल सकते हैं मैन मेड, जिसको लैब में बनाया गया है, ठीक है। ये चीज तो जनरली, ये चीज तो आपको पहले पता था ना, और जिस बच्चे को नहीं पता है वो चीज नोट कर ले वो, ठीक है। आपको समझ आया। चलिए अब इससे पहले वाली क्लास में चलते हैं। तो हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट थे, इनको याद कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट इनको याद करने का भी ट्रिक हम निकाल दें भाई। फर्स्ट ग्रुप में इसको हम ना कर रब सीस फल, इसको याद करने का ये अपना ट्रिक है। लोगों का अपना अपना होता है, जिसको आसान लगे भाई, जिसका खुद का होगा वो अपना पढ़ ले, जिसको आसान लगे। हलीना कर रब शीस फल, या हलीना कर रब से फरिया, ये भी चीजें लोग अपना अपना बना देते हैं। अगला है बेटा
मांगे कार, स्कूटर, बा राजू। ये याद करने का है, यस ब्लॉक है। ठीक है, अब कुछ और जनरली चीजें नोट में कर लो, तो नोट करके लिखो। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। कितने ब्लॉक? 4। अब वो कौन सा होता है? यस, पी, डी, एफ। 4 ब्लॉक हो गए आपके। ऑर्बिट कितने होते हैं? ऑर्बिट, ऑर्बिट भी आपके जे, के, एल, एम, एन। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा ऐसे ही ऑर्बिट की साइज जो है बढ़ती जाएगी, सॉरी ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है पोटेशियम में, आप देखोगे उसमें 3 ऑर्बिट होते हैं। इनका ऑर्बिट नाम होता है। ये न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट में ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं जो वो रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, अभी आप सोडियम में देखोगे उसमें 2 ही होंगे। ठीक है, अब ऑर्बिट को फिल कैसे करते हैं हम? जैसे अभी जे के एल एम एन होता है, ये तो ऑर्बिट होता है। एक होता है एस पी डी एफ, ये तो ब्लॉक होते हैं। और यस ब्लॉक में कितने ऑर्बिट होते हैं ये भी जानने वाली चीज है। हमने क्या बोला? ऑर्बिट की संख्या क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा ऑर्बिट बढ़ता जाएगा। अब यस ब्लॉक में जो होता है ऑर्बिट एक ही होता है। ठीक है, पी ब्लॉक में, ये एस ब्लॉक का एक ऑर्बिट होता है। पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिट होते हैं। ये आपको याद करना है, बहुत टफ नहीं है, इसको आसानी से आप याद कर सकते हो। डी में होता है 5 ऑर्बिट। ठीक है, और एफ में होता है 7 ऑर्बिट। एक साथ एक ऑर्बिट में मैक्सिमम, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे यस ब्लॉक में पहले क्लॉकवाइज होता है इस तरह से, ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्बिट के स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी मतलब अस्थायी। इसकी स्टेबिलिटी बात करते हैं। जैसे एस ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिट होता है। इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तब पर भी अस्थायी है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है फिर भी क्या है? ये अस्थायी, मतलब स्टेबल है। ठीक है, अगर ऐसे पी की बात की जाए तो पी में 3 ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट मतलब एक बोल सकते हो घर यार। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा इसको। जैसे पी ब्लॉक में अगर मैक्सिमम ये अगर है 1 इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिट में तो ये अनस्टेबल है, 2 है फिर भी अनस्टेबल है, 3 है तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे फिर क्या होगा? अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले हमको क्या करना है? अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको पहले क्लॉकवाइज फिल करेंगे।
फिर उसके बाद जो बचेगा या फिर जो भी होगा फिर आगे देखा जाएगा। जैसे मान लो हमारे पी ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे, फिर इसके बाद फिर जो बचेगा इस तरह से फिल करेंगे। इसका फिल करने का एक ही टेक्निक है, हाँ, और ऐसे आसानी होती है, समझने भी आसानी होती है। ऐसे क्या होता है, लोग ऐसे ऐसे भी भर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो अपने अपने माइंड सेटअप की बात है, चलो। लेकिन इससे क्या होता है, 5 है तो इस तरह से भर लिए, ठीक है। और हमने जैसे पहले फिल किया, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे फिल करने में समझने में आसानी होती है। ऐसे जिसको समझ में आ जाए उसको शॉर्ट ट्रिक होता है, चलो उसको फिल करके उसको पता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो घबराने वाली चीज नहीं है, सबका अपना अपना थोड़ा बहुत टेक्निक होता है, ज्यादा भी हो सकता है यार, थोड़ा ही क्या क्या, ठीक है। तो ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन था फिर भी अनस्टेबल है, 5 है फिर भी अनस्टेबल है, जैसे छठवां हुआ क्या हो गया, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। तो अगर पी ब्लॉक में अनस्टेबल की बात करें, अनस्टेबिलिटी की, ब्लॉक पी में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 4 5। अगर इस तरह के इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी इसकी कहां से आएगी, 3 और 6 में, ठीक है। ऐसे ही डी ब्लॉक की बात करें, अब डी ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल, 5। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, तो कैसे इस चीज को हम फिल करते हैं। अगर इसमें मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, अनस्टेबल, 2 हुआ अनस्टेबल, 3 हुआ अनस्टेबल, 4 हुआ अनस्टेबल, 5 हुआ क्या हुआ, स्टेबल, स्टेबल। फिर पता चला 6 हुआ फिर अनस्टेबल, 7 हुआ अनस्टेबल, 8 हुआ अनस्टेबल, 9 हुआ अनस्टेबल, 10 हुआ फिर क्या स्टेबल। तो इसे कहने का मतलब ये है, अगर डी ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो चाहे एफ ब्लॉक हो, अगर उसका ऑर्बिट हाफ फील्ड मतलब अगर आधा भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन सब में भरा हुआ लेकिन पूरा भरा हुआ है कच्छ, ठीक है। जैसे होता है कि किसी एक स्कूल में 5 से 7 क्लासेस होती हैं, तो उसमें अगर एक ही क्लास में सभी बच्चों को रख दिया जाए, ठीक है, तो उचित नहीं समझ में आता केमिस्ट्री की भाषा में। लेकिन अगर हर बच्चे को एक एक क्लास में बैठा दिया जाए तो इससे ये समझ में आता है हर क्लास में बच्चा है, तो इससे वो पूरी क्लास को समझ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसकी हाफ फील्ड या तो पूरी तरह से क्लास भरनी चाहिए या तो एक आना चाहिए, ठीक है, समझे ना। तो ऐसे इसमें भी है, इसमें कहने का मतलब ये है, या तो पूरी तरह से फील्ड होना चाहिए तो हाफ फील्ड होना चाहिए, तब इसकी स्टेबिलिटी मानी जाएगी। अगर मान लो 3 4 5 हुआ, इसमें मान लो 4 ही हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 9 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये 4 को डोनेट कर देगा, या 1 को गेन कर लेगा। तो मैक्सिमम इसके पास क्या होगा, गेन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि 4 लोग खींच लेंगे किसी को। अभी हम बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लॉस करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अभी स्टेबिलिटी के बारे में जानना, ठीक है। अब बात आती है ब्लॉक का। यह ब्लॉक में कितने ऑर्बिट होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अनस्टेबल 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 अनस्टेबल, फिर यहां पे आया तो स्टेबल हुआ, क्या हुआ, स्टेबल, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें हुआ अनस्टेबल 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 अनस्टेबल, ये स्टेबल। इसमें भी कहने का मतलब है, यह ब्लॉक में क्या होंगे, 7 और 14 पे क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, और उसके बीच में जो भी बचेगा क्या होगा, अनस्टेबिलिटी, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन और लॉस करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक एटम है, ठीक है, ये हमारा एक एटम है, इसका न्यूक्लियस कहां होगा, सेंटर पे होगा, सेंटर पे, चलो। और न्यूक्लियस के सेंटर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है, चलो। अब ये किस चीज का है, किसी भी एलिमेंट का हो, कोई भी एक एटम हो, ठीक है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट तो होंगे, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट फिक्स नहीं होता, ये आपको
पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे एटम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर बढ़ेगा या इलेक्ट्रिक जो बोल सकते हो बढ़ेगा एटॉमिक नंबर, वैसे वैसे इसका ऑर्बिट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जैसे इसमें मान लो कितने ऑर्बिट है, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिट हुए और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। चलो अब देख लेते हैं। अब आप ये देखो, प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, ठीक है, ये इसको भी अपनी तरफ ये खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा और इसको भी अपनी तरफ खींचेगा। भाई न्यूक्लियस है, खींचेगा ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें लगेगा, जाहिर सी बात है जो नजदीक होगा। जैसे क्या होता है आपके घर में, आपके गांव में कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है, जो पास में होता है, जो पास में होता है वो सबसे पहले पहुंचता है। दूर वाले जब सुनेंगे, जानेंगे, फिर उसके बाद में समझेंगे, तब वो आएंगे आपके पास। लेकिन सबसे पहले आपके पास कौन पहुंचेगा, पास वाला। तो उसकी बॉन्डिंग जो होती है पास वाले की ज्यादा होती है। कुछ भी हो, आपके घर के आसपास किसी से कुछ भी हो घटना, लेकिन सबसे पहले आपका पड़ोसी दौड़ता है, क्योंकि आपके घर के बगल में है वो, ठीक है। उससे आप नोक झोंक तो होता ही रहता है, लेकिन कोई भी घटना, दुर्घटना, कोई फंक्शन होता है, पड़ोसी पहले होता है आपका। तो ऐसे ही ये है, जो जितना पास में रहेगा उसकी फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी। तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा है, ये वाला ऑर्बिट है। इसको S P D F से प्रदर्शित कर सकते हो, या इसको बोल सकते हो K L M N। ये चीज बढ़ता जाता है, ठीक है। इसको K L M N से डिनोट कर देते हैं। ये जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो अगर हमें स्ट्रेंथ की बात करें, पावर खींचने की पावर की, तो सबसे कम फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर। जैसे कोई इंसान हो, आपके बगल में कोई बैठा हो, उसको अचानक से आप खींच लोगे। कोई दूर बैठा हो तो आप उसको कैसे खींच पाओगे, नहीं खींच पाओगे ना। खींचोगे, थोड़ा सा बुलाओगे उसको आने में, लेकिन बगल वाला उसको पकड़ खींच लोगे आप। फोर्स आपको बगल में ज्यादा लगेगा, दूर से कम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सबसे कम फोर्स कहाँ लगेगा, सबसे बाहर वाले। तो इस तरह से आप अगर देखा जाए तो जितनी नजदीक आपकी स्ट्रेंथ होगी, दूरी होगी, डिस्टेंस सॉरी, जितनी नजदीक आपकी डिस्टेंस होगी, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, बल उतना ही ज्यादा लगेगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स इसमें लगेगा, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो आपको इलेक्ट्रॉन अगर मान लो लॉस करना है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो ये फोर्स तो इसके ऊपर ज्यादा लगेगा, ये तो दे नहीं पाएगा। इसके ऊपर भी लगेगा, ये भी नहीं दे पाएगा। इसके ऊपर लगेगा, नहीं दे पाएगा। अगर इसी के बगल में कोई दूसरा आइटम हो, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ डिनोट ना करके यहाँ कर दें, ठीक है, यहीं पे दूसरा कोई एलिमेंट हो, एटम हो, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है, ठीक है, समझना है, इसकी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है। अब इसको यहां से इसको खींचने में दूरी ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और इससे अगर इसकी दूरी कम हो जाएगी या कम रहेगी तो मानो भाई जाहिर सी बात है इसकी फोर्स इसके अकॉर्डिंग जो है कम ही लगेगा, इसका फोर्स ज्यादा। ये क्या करेगा, इसको खींच के अपने में कन्वर्ट कर देगा, ये गेन कर देगा, और ये आसानी से भी छोड़ देगा। भाई जाहिर सी बात है फोर्स नहीं लगा पाया। जैसे क्या होता है कि किसी इंसान से कोई चीज संभाली नहीं जाती, वो दूसरे के हाथ में दे देता है, भाई ये आप संभालो, हमसे नहीं हो पा रहा, ठीक है। एक होता है आदमी का मैनेजमेंट, कि हम इतने चीज को मैनेज कर सकते हैं, अगर वो मैनेज नहीं कर पाता तो दूसरे को दे देता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉन के फोर्स नहीं लगा पाता है, इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट नहीं कर पाता अपने में, तो वो क्या करते हैं, या तो लॉस कर लेता है, या तो इसकी गेन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी लॉस करने की ज्यादा है। तो ये लॉस करने पे फोर्स करेगा और इसको गेन करने में फोर्स करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस और गेन। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।